हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 21 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो, आज सिविल सर्विसेज डे है। ठीक है, तो आप सभी को डेफिनेटली इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड कहीं ना कहीं ये आपको दिखाता भी है कि सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ ना आपके पास बहुत सारी पावर्स आती हैं, बट उसके साथ साथ आती हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बात कही थी ना, स्टील फ्रेम ऑफ द नेशन, ठीक है ना, जो मैंने आपको कल स्टोरी बताई थी, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ों को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी के कंधों पर डेफिनेटली आती है। ठीक है, अब हमारी टीम भी इस बात को रिकॉग्नाइज करती है। एंड आज 21 अप्रैल 2023 को, यानी कि आज शाम 3:30 बजे आपको कहीं ना कहीं ये जो सेशन है बाय IAS सोनल गोयल मैम, ठीक है, ये आपको अटेंड कर सकते हो आप, जहां पर इस साल का सिविल सर्विसेज डे को हम एक तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो आप हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है ना, जो पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर डेफिनेटली आप इस सेशन को अटेंड कीजिए। नीचे मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक भी डाला है, तो आप उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो एंड अपनी सीट भी वहां पर रिजर्व कर सकते हो। राइट, अब ये देख सकते हैं आप आज की न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो एक तो आप जानते ही हो, ठीक है, राहुल गांधी जी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करी हुई है कि क्या मुद्दा था इनका। एंड साथ ही साथ इनकी कन्विक्शन के रिगार्डिंग जो प्ली थी, एक तरह का स्टे जो था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है सूरत के जो कोर्ट थे। और दूसरी एक न्यूज़ है रिगार्डिंग पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 5 सोल्जर्स की ठीक है ना, 5 सोल्जर हमारे जो एक तरह से शहीद हो गए हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स ने उनके ऊपर अटैक किया था आर्मी ट्रक के ऊपर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर आप पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप जानते होंगे, ये लोकेशन थोड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था तिग्रे रीजन के बारे में। देखिए, जब मैं बात करता हूँ तिग्रे रीजन की, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे बात हो रही है इथियोपिया की। इथियोपिया में ना दरअसल में जो कंट्री है अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है, जैसे इंडिया में स्टेट्स होती है ना, उसी तरह से यहाँ पे रीजन है। तो यहाँ पर आपको टिग्रे रीजन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब सर ये न्यूज़ में क्यों रहा है? न्यूज़ में इसमें रहा है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत मेजर एक लड़ाई हमें देखने को मिली है पिछले कुछ सालों के अंदर। सर किस तरह की लड़ाई? देखो, यहाँ पर ना टिग्रे रीजन में ना एक यहाँ की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका नाम है TPLF, टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। अब इस पर्टिकुलर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पर इनके पास खुद अपनी काफ़ी कुछ पावर्स हैं, ठीक है, ऑटोनॉमी वगैरह इनको काफ़ी अच्छी खासी मिल रखी है। पर इनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, जो इथियोपिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरह से वो इंटरफेयर कर रही है। तो आपस में बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया। ठीक है, कंट्री के विद इन ही आप देख रहे हो सिविल वॉर यहाँ पे देखने को मिल गई। प्लस साथ ही साथ जो इट्रिया थी, वो भी एक तरह से इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर कंट्री है। तो काफी लंबे टाइम तक इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, एक तरह का सिविल वार की सिचुएशन थी। तो टिग्रे रीजन बहुत बार न्यूज में आया है पिछले 2 सालों के अंदर, 2 या 3 सालों के अंतर्गत मल्टीपल टाइम से न्यूज में आया है। तो डेफिनेटली हमें इसकी लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। एक छोटी सी चीज और, दैट इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखो, जब मैं बात करता हूँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 4 देशों के बारे में। सर कौन से 4 देश? देखो, इथियोपिया, ठीक है, ठीक है, उसी तरह से आपका इरित्रिया हो गया, ठीक है, साथ ही साथ आपको जिबूती दिख रहा है यहाँ पे, और चौथा दिख रहा है सोमालिया। ये 4 कंट्रीज का पता होना चाहिए। आई रिपीट, इथियोपिया, इरित्रिया, जिबूती एंड सोमालिया, ये 4 कंट्रीज की बात करेंगे आप जब कहीं ना कहीं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करेंगे। दरअसल में बात ये थी ना कि टिग्रे रीजन का इम्पैक्ट ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज के ऊपर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? अब कल के लिए ना देखो, एक छोटा सा ही होमवर्क है। आप देख रहे हो पिछले कई महीनों के अंदर या पिछले 2-3 सालों के अंदर ईडी हो गया, CBI हो गया, इनके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। ठीक है, हमें देखो उस प्लेरिम पर्सपेक्टिव से ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके ऊपर इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। बट कहीं ना कहीं आप मुझे ये बताओगे कि ईडी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और CBI कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इनका काम क्या है, क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, कैसे इनका फॉर्म किया गया है, ये भी थोड़ी सी डिटेल आप मुझे बताओगे, क्योंकि ये बॉडीज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई है। अभी आप देख रहे हैं, अभी राहुल गांधी की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में भी आई है, और भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार न्यूज़ में आई है। तो डेफिनेटली इनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज संगठन से समृद्धि कैंपेन। देखो, एक बात ना, इस कैंपेन को समझने से पहले हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में समझना जरूरी है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी SHGs के बारे में बताया है, तो मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह के वॉलेंटरी एसोसिएशन होते हैं। वॉलेंटरी मतलब आप अपनी मनमर्जी से साथ में आते हो। सर साथ में क्यों आ रहे हैं? साथ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को ना पूल करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कोई महिला है। अब इस महिला के पास बहुत ही कम स्किल्स हैं, या फिर अपने जो फाइनेंसेस हैं, जो पैसे हैं, इसके पास बहुत कम है।
पर सोचो ऐसी अगर 15 महिलाएं साथ में आ जाए, 20 महिलाएं इस तरह से साथ में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं इनके जो भी स्किल्स होंगे, इनके कहीं ना कहीं जो पैसे होंगे, जो फाइनेंसेस होंगे, जो रिसोर्सेज होंगे, वो एक तरह से पूल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और इनको यूज करते हुए वो कोई ना कोई अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जनरली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, वो सिमिलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों में देखने को मिलते हैं। कहने का मीनिंग क्या, इनका बैकग्राउंड सेम होता है, लगभग सिमिलर, मतलब कि इनकी भी इतनी इनकम है, दूसरी महिला की भी उतनी इनकम है। जनरली ये महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टूल माना जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहां पर सब लोग मिलकर काम करते हैं। और खुद सोचो ना, जैसे ये सब लोग साथ में आएंगे, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। कल को बैंक भी इनको लोन दे पाएगा आसानी से, इनके पास भी अच्छा खासा पैसा होगा, उससे कोई ना कोई ये अपना व्यवसाय स्टार्ट कर पाएंगे। इनको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो पॉइंट समझना कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इन सभी पर्पसेस के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बहुत काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिज्जत पापड़ की बात कर लीजिए, आप सेवा के बारे में जानते होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ये सारे आप कहीं ना कहीं एग्जांपल्स देख सकते हो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंतर्गत। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, इसने लॉन्च किया है संगठन से समृद्धि कैंपेन। अब इस कैंपेन को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब इसका काम क्या है? काम ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने रूरल हाउस होल्ड्स को एम्पावर करें। अगर हम कोशिश करें हमारी जो रूरल वुमेन है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंतर्गत लेके आए। आपने बेनिफिट्स तो समझ लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के। खुद सोचना, अगर ये महिलाएं अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पार्ट बन जाएंगी, कितने सारे बेनिफिट्स उनको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो करेंटली हमारे पास ना 9 करोड़ जो कहीं ना कहीं महिलाएं हैं ना, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंतर्गत आती हैं। हम इस कैंपेन के थ्रू, दैट इज संगठन से समृद्धि कैंपेन, संगठन एक तरह से इसी को बोल रहे हैं, समृद्धि मतलब आपकी प्रॉस्पेरिटी। तो 10 करोड़ वुमेन हम कहीं ना कहीं इस टारगेट को पहुंचना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंतर्गत। ठीक है ना? तो यहां पर हम क्या करेंगे, नियरली 1.1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का फॉर्मेशन होगा। और वेरियस हम काम इसमें देख सकते हैं कि जैसे अगर मान लो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ढंग से काम नहीं कर रहा, जिसको बोलते हैं हम डिफंक्ट हो गया है, उसको वापस से रिवाइव करना है, इनके बैंक अकाउंट्स खोलने हैं। इवन हमारा एक प्रोग्राम भी है, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, इनको ट्रेनिंग देनी है, एक तरह की इनकी जो बॉडी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है ना, एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा, ताकि जो लोग नहीं है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो भी जुड़े इन पर्टिकुलर लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। रूरल पॉपुलेशन आप जानते हो नियरली 65% है, और अगर ये महिलाएं एम्पावर्ड हो जाएंगी तो ओवरऑल हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकती है। तो कोशिश पता क्या है? कोशिश ये है कि हर रूरल हाउस होल्ड से कम एक महिला तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन करे ही करे। ठीक है, एंड इनकी जो इनकम हो वो कम से कम 1 लाख रुपया पर साल का, इतना तो मिनिमम अर्न कर पाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 लाख रुपया पर साल, ये तो बहुत कम है। देखो, अगर कोई पर्सन आज बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहा, या हार्डली कुछ 2,000 4,000 रुपये अर्न कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं अगर हम 1 लाख रुपया पर साल तक लेके जाएंगे ना, तो डेफिनेटली इंपावरमेंट होगी, देश की GDP बढ़ेगी, आने वाले सालों में वो फर्दर और इंपावर हो पाएंगे। ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है संगठन से समृद्धि कैंपेन का। आई बात समझ में? ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, 9 शेड्यूल्स और इनफैक्ट ना बाकी सभी शेड्यूल्स भी आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो, एक बार मैं क्विकली आपको सारे शेड्यूल्स बता देता हूँ। ठीक है, बस 1 मिनट लगेगा। देखो, मैंने आपको ट्रिक पहले भी बताई थी, आप याद कर सकते हो। हमारा ये जो 9 नहीं सॉरी 12th के 12 शेड्यूल्स हैं, इनको आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के थ्रू याद रख सकते हो। देखो, पहला शेड्यूल बात करता है आपका टेरिटरीज एंड स्टेट्स के बारे में। ठीक है ना? जो सेकंड शेड्यूल है वो बात करता है आपका अमोलमेंट्स की। थर्ड शेड्यूल आपकी बात करता है एफर्मेशन हो गया, आपके ओथ्स हो गया, इनकी बात करी जाती है। शेड्यूल 4 आपका बात करता है राज्यसभा की जो स्टेट्स होती हैं, सॉरी राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं, उनको कैसे स्टेट्स के अंदर एलोकेट किया जाता है उसके रिगार्डिंग। फिफ्थ शेड्यूल आपका बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज की। सिक्स शेड्यूल बात करता है आपके अदर ट्राइबल जो एरियाज होते हैं, कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं ना शेड्यूल 6 के अंदर, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उन सभी की बात यहाँ पे हो जाती है। सेवन शेड्यूल आप जानते हो, आपकी लिस्ट हो जाती है, जैसे फेडरल लिस्ट हो गया, सॉरी सॉरी यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, एंड कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो फेडरल सिस्टम की बात कर लेते हैं। शेड्यूल 8 की वजह हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। ठीक है, शेड्यूल 9 लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, जो अभी हम देखेंगे अभी। ठीक है, शेड्यूल 10 जो है वो एंटी डिफेक्शन से रिगार्डिंग है, डिफेक्शन कह लो। शेड्यूल 11 जो है वो पंचायती राज से है। ठीक है, 2 या 3 दिनों के अंदर हम पंचायती राज के बारे में और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसके 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और शेड्यूल 12 आपका म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कौन से शेड्यूल के अंतर्गत है, तो इसलिए आपको ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के थ्रू आप याद रख सकते हो 12 के 12 शेड्यूल। आई बात समझ में? अब एक बार शेड्यूल 9 देख लेते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ के CM जी ने एक ना PM को लिखा है
कि वो 2 अमेंडमेंट बिल्स को शेड्यूल 9 के अंतर्गत लेके आए। अब है क्या आखिर शेड्यूल 9? देखो एक्चुअल में हुआ क्या ना, जैसे मैं बात कर रहा था ना अभी लैंड रिफॉर्म्स की, तो बहुत सारे ना कोर्ट केसेस उस टाइम हो सकते थे। ये दरअसल में बात हो रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम की। यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछ रखा है कि कब ये शेड्यूल 9 को ऐड किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस शेड्यूल के अंतर्गत क्या किया गया, वो सेंट्रल और स्टेट लॉज को इसके अंदर ऐड किया गया जो कहीं ना कहीं चैलेंज नहीं हो सकते कोर्ट्स के थ्रू, उनको ऐड किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। कहने का मीनिंग क्या, हमारी ये कोशिश थी कि हम शेड्यूल 9 के अंतर्गत उनको ऐड कर दें जो कोर्ट्स के अंदर चैलेंज ना हो। आई बात समझ में? तो इस वजह से इनको किया गया था। तो पहले अमेंडमेंट के थ्रू 13 लॉज यहाँ पे ऐड किए गए थे, फिर धीरे धीरे हम और बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते गए और करेंटली हमें 284 यहाँ पे लॉज देखने को मिल जाते हैं। अब इसको क्रिएट करने के लिए ना नया आर्टिकल था 31B। इसके साथ साथ आर्टिकल 31A ये लेकर आए ताकि जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स है, एग्री रिफॉर्म्स हैं और साथ साथ जो जमींदारी सिस्टम का हम अबॉलिश कर रहे हैं, उनको एक तरह से हम प्रोटेक्ट कर पाए। आई बात समझ में? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है ना। तो ये और इसके साथ ही एक बात आपको और नोटिस करनी है आर्टिकल 31B के रिगार्डिंग, दैट इज इसका क्या होता है, एक रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होता है। देखो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब इसका बैक डेट ऑपरेशन होता है। अब बैक डेट का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग क्या कि अगर मान लो कोई लॉ है, ठीक है ना, वो 9th शेड्यूल के अंदर इंसर्ट किया जाता है, पर सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने उसको ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, तो अगर आप इसको 9th शेड्यूल के अंतर्गत ऐड करते हो, तब भी वो ऐसा माना जाएगा कि वो पहले से ही 9th शेड्यूल के अंतर्गत थे और इसलिए वो वैलिड हो जाएंगे। तो बैक डेट के अंदर जाके आपने कहीं ना कहीं ना उसका ऑपरेशन आपने उसका स्टार्ट करवा दिया, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। पर ध्यान रखना, धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो केशवानंद भारती केस के अंतर्गत हमने बात करी ना बेसिक स्ट्रक्चर की, फिर उसके बाद वमन राव केस हो गया, ठीक है ना, आई आर कोहिलो केस हो गया। इसके थ्रू हमने ना अब ये बात कर रही है कि ऐसा नहीं है कि ये 9 शेड्यूल के अंतर्गत डाल दिया तो अब हमारे जो कोर्ट्स हैं इसको बिल्कुल स्क्रूटनी कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल रखी है कि अगर कोई इनमें से कुछ भी है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या फिर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन है उसको एक तरह से हैम्पर करता है, तो वहां पर क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड यहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है। आई बात समझ में? एक यूपीएससी ये का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 का, एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताना इसका सही आंसर क्या है। उसके अलावा भी मल्टीपल टाइम्स ना 9 शेड्यूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है, तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के साथ उन क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हो, राइट। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज PTPNER। अब सर ये क्या है? देखो पीटीपी का मतलब है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सर अच्छा अब समझ आ गया। तो जो हमारे मोटा मिनिस्टर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, देखो नाम से क्लियर हो जाएगा, ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं कहीं ना कहीं उनके प्रमोशन की बात है। खुद सोचना, देखो जो हमारे ट्राइबल है इनके पास ना बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है, बहुत अच्छे खासे प्रोडक्ट्स बना पाते हैं, पर इनको ना ढंग से मार्केटिंग नहीं मिल पाती। नहीं तो इनके अगर थोड़ा बहुत इनके प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम वैल्यू एडिशन कर पाए तो खुद सोचो इनकी इनकम को हम कितना ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। आजकल तो बहुत सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये भी ट्राइबल्स के साथ कहीं ना कहीं टाई अप कर रहे हैं कि इनकी भी इनकम बढ़े और ये जो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी अच्छे से अर्न कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कोशिश है कि हम अपने ट्राइबल प्रोडक्ट्स को थोड़ी और उनकी मार्केटिंग और उनकी लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। ध्यान रखिएगा ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर का मतलब कि जितना भी पैसा होगा वो यहाँ पे कहाँ से आएगा, वो हमारा पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आएगा। नोडल मिनिस्ट्री आप समझ ही गए हो, मोटा मिनिस्ट्री है, ठीक है ना। कोशिश यहाँ पे क्या है कि हमारे इनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो हैं ट्राइबल लोगों की उनको हम इन्हेंस कर पाएं। और बात यहाँ पे किसकी हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो 8 स्टेट्स आती हैं, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये सारी 8 स्टेट्स यहाँ पे कवर हो जाती हैं। नोडल एजेंसी यहाँ पे ट्राइफेड हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ट्राइफेड के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग ट्राइबल आर्टिसन मेलाज हो गया, ये यहाँ पर करे जाएंगे ताकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम एक तरह से शोकेस कर पाए, लोगों के अंदर उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस आए, इनको कहीं ना कहीं स्किल्स हो गया, कुछ ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि अपनी इनकम को ये कहीं ना कहीं इन्हेंस कर पाएं। ये यहाँ पर फोकस है PTPNER का, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एनिमल बर्थ कंट्रोल राइट्स रूल्स 2023। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, ये नए रूल्स लेके आई है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। हमारे पास पहले से रूल्स थे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001, उसको एक तरह से हम सुपरसीड कर रहे हैं। और कौन सा एक्ट है यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ठीक है ना। तो ये एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्यों एक्ट इंपॉर्टेंट है? देखो हमारे पास ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, दैट इज
एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यूपीएससी ने ये भी पूछ रखा है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा पुराना है, आई थिंक 13-14 के आसपास का क्वेश्चन है, बट इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पर क्या है ना, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, बेसिकली एक एक्ट के थ्रू आई थी। ठीक है ना, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत ये बॉडी आती है। अब ये बॉडी को कहाँ से पावर मिलती है, ये पावर मिलती है इसी एक्ट से, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। ठीक है, वहां पर आई थिंक ना पूछा था यूपीएससी ने कि ये जो बोर्ड है शायद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बना है, ऐसा कुछ पूछा था, पर नहीं, ये आपको ध्यान रखना है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के थ्रू ये बोर्ड बना है। फोकस क्या है कि एक तरह के कहीं कुछ है रूल्स लेकर आए ताकि ये जो हमारे एनिमल्स हैं इनको कैसे हम ह्यूमन वे में ट्रीट कर पाए। ठीक है ना, इनको जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं काफी गलत वे से अक्सर ट्रीट किया जाता है एनिमल्स को, वैसा ना हो, इनको हरास ना किया जाए, एनिमल्स को हम कहीं ना कहीं टॉर्चर ना करें, ये सारी यहाँ पे फोकस है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का। आई बात समझ में। अभी जो रिसेंट फिर सर रूल्स हैं वो रूल्स भी एक्चुअली में इसीलिए हैं कि जैसे हमारे जो ना स्ट्रे डॉग्स हो गया या स्ट्रे एनिमल्स हो गया उनको नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर ना हो, उनको हरास ना किया जाए, इनको टॉर्चर ना किया जाए, ये सारी बातें। कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इनको इम्यूनाइजेशन कैसे करनी है स्ट्रे डॉग्स की, ठीक है ना, तो कौन करेगा, जो भी लोकल बॉडीज म्यूनिसपैलिटीज हैं उनके द्वारा करी जाएगी, उनके रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स। साथ में ही अगर कहीं ना कहीं कुछ क्रुएल्टी मतलब कोई निर्दय हो के मतलब इसके साथ इस प्रोग्राम को कैरी करता है उसको ठीक करना पड़ेगा, निर्दय होके नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से, मतलब आपको ना बिल्कुल दया के तरीके से आपको ये चीज़ करनी है। साथ में ही जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को, और साथ ही साथ एंटी रेबीज प्रोग्राम, ये दोनों ज्वाइंटली चलेंगे। ठीक है ना, तो रेबीज आप जानते हो बहुत एक मेजर बीमारी हो जाती है इनके काटने से, तो उसको हम कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग हम प्रोग्राम को रन करेंगे। एंड साथ में ही एक और चीज़ है कि जो इस प्रोग्राम को एक तरह से एबीसी प्रोग्राम है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन करेगी ताकि इस चीज़ के लिए वो वर्क कर पाए। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में रूल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्या था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना, और वो हमने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वीट ब्लास्ट। देखो ये इस तरह के कई बार ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें यहाँ पे एक ध्यान रखना है एक फंगस के बारे में। ये नाम आप ध्यान रखो कि ये कॉज कौन करता है। ये एक तरह की वीट ब्लास्ट क्या एक फंगल डिजीज है जो कि वीट की प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है, जो कि कॉज करी जाती है मैग्ना पोर्थे और एजियाई पैथोटाइप ट्रिटिकम के द्वारा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी मतलब इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1985 के अंदर ब्राजील के अंदर। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि देखो जो साउथ अमेरिका की वीट क्रॉप्स है ना, तो वहां पर एक मेजर इंपैक्ट आया है। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर वीट की प्रोडक्शन को इसने इंपैक्ट किया है। पर ऐसा डाउट हो रहा है कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया में ना फैल जाए और जो वीट की प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर ना दे। ठीक है ना, तो जो फंगस की हम बात कर रहे थे ना, ये वाइल्ड और कल्टिवेटेड ग्रास को इम्पैक्ट करता है मोस्टली। देखो वीट को करता है, कई बार राइस को भी थोड़ा इम्पैक्ट कर देता है साथ में। ठीक है, तो कैसे फैलता है, ये फैलता है इन्फेक्टेड सीड्स के थ्रू हो गया, क्रॉप रेसिड्यू के थ्रू यहाँ पे फैलता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ ना साउथ अमेरिकन कंट्रीज की, तो ये बोलीविया, पेरेग्वे, अर्जेंटीना, यहाँ पर मेजर ये स्प्रेड करता है। एशिया के अंतर्गत भी हमें इसका स्प्रेड देखने को मिला था बांग्लादेश के अंदर 2016 के टाइम पे, तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर देखो आप वीट के बारे में जानने की कोशिश करो, देखो कुछ दिन पहले ही अराउंड आई थिंक 15 या 20 दिन पहले मैंने आपको जायद क्रॉप्स हो गया, राबी क्रॉप्स हो गया, खारिफ क्रॉप्स हो गया, इनके कुछ एग्जांपल्स दिए थे। ठीक है ना, तो आप सभी क्या जानते होंगे, सभी जानते होंगे कि वीट कैसी क्रॉप है, बताओ। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताओ कि कैसी क्रॉप है। बिल्कुल सिंपल, राबी क्रॉप है ना। डेफिनेटली, तो हमारी मेन सीरियल क्रॉप है इंडिया के अंतर्गत। राइस के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें सीरियल क्रॉप यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसा मैं आपको बता भी रहा था, इसको सो किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर में, मतलब थोड़ा ठंड का जब स्टार्टिंग होती है, स्पेशली जैसे पंजाब हो गया, इस पर्टिकुलर रीजन यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एंड आजकल के टाइम जैसे अभी ना, जैसे बैसाखी हुई अभी एक वीक पहले आई थिंक अराउंड, तो तब कहीं ना कहीं वहाँ पे हार्वेस्टिंग का सीजन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसको रेनफॉल अराउंड 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। साथ में जो सॉइल होती है वो क्ले लोमी हो गया। ठीक है, लोमी बेसिकली मेजरली अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मॉडरेट होनी चाहिए। सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के अंतर्गत मेजरली हमें देखने को मिल जाती है, थोड़ी हार्ड होती है, हाई प्रोटीन होता है और हाई ग्लूटन कंटेंट होता है। और वीट ग्रोइंग स्टेट्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, सॉरी ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमें आज डिस्कस करने थे। कल मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था G20 के रिगार्डिंग। तो देखो G20 इस साल के लिए तो डेफिनेटली पॉइंट है ही है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको डिस्कशन भी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट आप जानते हो इसका फॉर्मेशन हमें 1999 में देखने को मिलता है।
उस टाइम जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिला था, ईस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गया, तो उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था। फिर बाद में अराउंड ना 2008 के अराउंड कहीं ना कहीं इसको समिट लेवल पे हम लेके गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, G20 के अंतर्गत 19 कंट्रीज हैं, प्लस साथ में यूरोपियन यूनियन हमें देखने को मिल जाता है। अब कई बार ना हमें काफी मुश्किल आती है, देखो 20 की 20 कंट्री याद करने के अंतर्गत, तो थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूँ, ठीक है। कुछ कंट्रीज तो डेफिनेटली आपको याद रखनी पड़ेंगी, बट कुछ कंट्रीज की मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। जैसे देखो, आपको आई एम वेरी श्योर आप सभी को ना G7 कंट्रीज के बारे में पता होगा। सर G7 आप हाँ जी बता दो एक बार। देखो आप जानते हो, यहाँ पे कनाडा हो गया, आपका फ्रांस हो गया, आपका जर्मनी हो गया, आपका इटली हो गया, आपका जापान हो गया, आपका यूके हो गया, और साथ साथ हो गया आपका यूएसए, ठीक है। ये 7 कंट्रीज हमें देखने को मिलती है, और साथ में यूरोपियन यूनियन भी होता है कई बार, ठीक है ना। तो ये 7 कंट्रीज तो आप जानते हो G7 की। इसमें आप ऐड कर दो क्या, ब्रिक्स। सर ब्रिक्स भी हमें पता है, ब्रिक्स क्या होता है, हाँ जी बताइए। ये हो गया ब्राजील, ठीक है। उसके साथ ही आपका आ गया रशिया आ गया, साथ में आपका आ गया इंडिया, साथ में आपका क्या आ गया, आपका चाइना आ गया, एंड साथ में आपका आ गया साउथ अफ्रीका। तो देखो 7 कंट्रीज ये हैं, 5 कंट्री ये 12, और यूरोपियन यूनियन तो है ही है। तो 13 कंट्रीज तो आपको याद हो ही गई हैं, ठीक है। G7, ब्रिक्स और EU, तो 13 कंट्रीज तो आपको याद है ही हैं। अब बाकी की 7 कंट्रीज बची हैं, उनको एक बार याद कर लो, बस वो मेजरली आपको याद करनी है। बाकी तो आई एम वेरी श्योर कि ये कंट्रीज तो आपको याद होंगी ही होंगी, क्योंकि आप यूपीएससी काफी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हो। तो इसके अलावा देखो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अर्जेंटीना हो गया, आपको देखने को मिल जाएगा क्या, आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, साथ में ही आपको साउथ कोरिया, ठीक है। आपका जो मेक्सिको है वो देखने को मिल जाएगा, आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिल जाएगा, एंड लास्टली आपको देखने को मिल जाएगा टर्की, ठीक है। तो 7, 5, 1, 13, और ये आखिरी के 7, ये ऐसे याद कर लो, कहीं ना कहीं 20 की 20 कंट्रीज आप याद कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी कंट्रीज यहाँ पे इसकी मेंबर है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन डी में देखो सिंगापुर, सिंगापुर के इसकी मेंबर है, नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत। या थर्ड स्टेटमेंट देखो, क्या ईरान इसका मेंबर है, क्या वियतनाम इसका मेंबर है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्या न्यूजीलैंड या मलेशिया इसका मेंबर है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। पर ये सारी अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ये चारों के चारों यहाँ पे इसकी मेंबर हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया। अब आज का जो हमने लेक्चर देखा है उसके बेस में मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। साथ में मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है विद रिगार्ड्स टू जो 9th शेड्यूल हो गया, एंड साथ में जो ईडी और सीबीआई के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन पूछा है, इन सभी क्वेश्चंस का भी आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनका आपको मैं क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। मैनग्रोव पिटास, ठीक है, क्या इनका IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, द आंसर इज यस, ठीक है ना। तो हमने कल देखा था कि एक तरह से जो मैनग्रोव पिटा बर्ड्स हैं एक तरह के, इनका पहली बार सेंसस कंडक्ट हुआ है उड़ीसा के अंतर्गत, जहां हमें अराउंड 179 के अराउंड हमें बर्ड्स देखने को मिले हैं। इप्सा, क्या ये ट्राइलेटरल डायलॉग फॉर्म है, इंडिया बांग्लादेश साउथ अफ्रीका, नहीं। क्या ये बांग्लादेश था, बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो ब्राजील था, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड हो जाएगी हमारी गलत। तीसरा, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, क्या इसके हेडक्वार्टर्स टोक्यो जापान में है, ये बात भी गलत है, ये हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इसके थ्रू इनहांस्ड ऑयल रिकवरी फ्रॉम डिप्लीटेड ऑयल वेल्स हम करे जा सकते हैं, बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। हमने इसको समझा था कि सुपर क्रिटिकल का मीनिंग क्या होता है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। लास्ट स्टेटमेंट, ब्लास्टोमाइकोसिस, क्या ये बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, नहीं, ये एक तरह की इन्फेक्शन है, पर ये होती है किसके द्वारा, फंगस के द्वारा, ठीक है। हमने देखा था ना जो जीनस होता है ब्लास्टोमाइकोसिस, उसके द्वारा होती है, तो फंगस है ये यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। आई बात समझ में। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस भी, और जैसा मैं आपको बता भी रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 9 शेड्यूल का और ईडी सीबीआई, इन सभी के रिगार्डिंग आंसर्स भी आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड साथ साथ कल जो सीसेट का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है ना, तो सीसेट की वीडियो को भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हो। काफ़ी 10 मिनट के अराउंड का ही मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया है, पर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। तो जैसे सक्सेसिव डिस्काउंटिंग का मैंने बनाया कि डिस्काउंट्स के अंदर सक्सेसिवली कैसे हो सकता है, तो कई बार काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं, एंड आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो भी गया होगा। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।